हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ा स्पेशल टॉपिक जिसका टाइटल रहने वाला है प्रॉपर्टी कैसे खरीदें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेश सैनी इंडियन प्रॉपर्टीज की ओर से आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए बड़ा एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि अगर आप पहली बार कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपको कोई भी जानकारी नहीं है कि प्रॉपर्टी को किस तरह से खरीदा जाता है, तो उन सभी नए यंग व्यूअर्स के लिए, नए यूथ के लिए जो आज के टाइम में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं और इसी को देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है, तो ये टॉपिक उनके लिए बड़ा स्पेशल रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें दोस्तों हम आगे अगर आप शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, तो इससे रिलेटेड हमें ये जो टाइटल हमारा आज का रहने वाला है, हमारी और भी बहुत सारी वीडियोज हैं प्रॉपर्टी के विषय में, उनके जो भी लिंक है हम इस डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। लेकिन अभी अगर शुरुआत करते हैं तो प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों कि हमें उस प्रॉपर्टी को चूज कहाँ किया है, कहाँ पे है वो प्रॉपर्टी जो हमने चूज किया है। सबसे पहले प्रॉपर्टी को चूज कीजिए। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या आप प्लॉट का प्लान कर रहे हैं, या इंडिपेंडेंट कोठी का प्लान कर रहे हैं, या घर का प्लान कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी है सबसे पहले उसको चूज कीजिए। आप सेल्फ उसको चूज कर सकते हैं या इसको चूज करने के लिए किसी ब्रोकर, रियल एस्टेट एजेंट या फिर डीलर की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने प्रॉपर्टी चूज कर लिया, वो किस तरह की प्रॉपर्टी है वो, उसको चूज करने के बाद जो सेकंड स्टेप हमारा आता है वो आता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारी लेन देन की बात। उसको हम टोकन मनी कहते हैं कि हम टोकन मनी देते हैं उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, या फिर उसको हम साई भी कह सकते हैं कि साई दे दिया या फिर टोकन अमाउंट दे दिया। तो टोकन अमाउंट जो होता है दोस्तों प्रॉपर्टी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। 10,000 रुपए से लेकर 50,000 या लाख रुपए तक, ये बड़ी प्रॉपर्टी है तो कई लाख रुपए तक भी आप टोकन मनी उस पर अमाउंट दे सकते हो। टोकन मनी देने से पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी के विषय में जानना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टी किस तरह की है। इसके लिए आप अपने डीलर की मदद ले सकते हो या खुद अपने अगर मालिक से बात की, ओनर से बात करिए तो उससे पूरी डिटेल ले सकते हो। जो इसके बाद में जो मुद्दा आता है वो आता है रेट का, कि हमारा रेट उससे क्या तय हुआ है। सबसे पहले हमें उसके साथ रेट तय करना है कि हमें वो प्रॉपर्टी कितने में देगा। जब वो हमारा रेट तय हो जाता है तो हमारी कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं जो हमने उसके आगे रखनी है कि हम लोन करवाना चाहते हैं, पेमेंट कैसे देंगे, या आपकी ओनर की सेल करने वाले की कुछ अगर टर्म कंडीशन है तो वो बताएगा कि मैं इस तरह से प्रॉपर्टी बेचूंगा, इस तरह से पेमेंट लूंगा। ये सारी बातचीत होने के बाद दोस्तों हमें उस प्रॉपर्टी को बुक करवाना होता है, जिसको हम कहते हैं कि टोकन करना, टोकन मनी करना। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी के विषय में रेट कर लेते हैं तो उसकी हम एक टोकन मनी करते हैं, जिससे वो प्रॉपर्टी बुक हो जाती है और हमें 2 से 4 से 5 दिन का समय मिल जाता है एग्रीमेंट या बयाना करवाने के लिए। इसे हम बयाना भी बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो उसके लिए हम टाइम ले लेते हैं। दोस्तों जब भी टोकन करते हैं तो टोकन को हमेशा लिखवा कर लें आप कि मैंने इतने पैसे फला फला डेट को इस सेलर को दिए हैं, जिसमें हमने कैश दिए हैं या चेक के माध्यम से दिए हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से दे सकते हो। उसके अंदर 2 गवाह का होना बहुत जरूरी है, एक सेलर की तरफ से, एक बायर की तरफ से। वो आप लिख कर ले सकते हो। हम कोशिश करेंगे वो जो फॉर्मेट्स होते हैं ये सभी डॉक्यूमेंटेशन के हम आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो टोकन का फॉर्मेट ये होता है, इस तरह से आप उसकी लिखवा के ले सकते हो कि मैंने फला फला प्रॉपर्टी पसंद किया है और उस प्रॉपर्टी का हमारा इतने में रेट बना है और उस पर हमने ये इतना टोकन मनी अमाउंट इसको दे दिया है, जिससे हमने प्रॉपर्टी अपना बुक करवा ली है। टोकन मनी देने के बाद दोस्तों हमें एग्रीमेंट की डेट तय करनी होती है, बयाने की तारीख तय करनी होती है, किस डेट को हम बयाना करवाकर वहां पे आपको कितनी पेमेंट देने वाले हैं, वो डेट तय हो जाती है। दूसरा टोकन पर ही हम अगर लोन की हमारी कुछ टर्म कंडीशन है तो हम लोन की कंडीशन भी रख देते हैं। टोकन होने के बाद दोस्तों जो सेलर है, जो विक्रेता है, वो अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको दे देता है, जिसके अंदर रजिस्ट्री आ जाता है, नक्शा आ जाता है, एमसी से अप्रूव्ड लेटर आ जाता है और उसके साथ एक इंतकाल की कॉपी कहते हैं, उसको हम फर्द भी कहते हैं, उसको म्यूटेशन कॉपी भी कहते हैं, उसको नकली जमाबंदी भी कहते हैं, उसकी कॉपी दे देता है। और दोस्तों जब भी आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी हमें लेनी होती है कि वो किस एमसी म्युनिसिपल कमेटी से अप्रूव्ड है, उसके डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं। रजिस्ट्री का कॉपी लेना होता है, जो कि सेल डीड है उसके पास, उसका एक कॉपी लेना होता है, नक्शे का कॉपी लेना होता है, और साथ में अगर वो कोई प्रोजेक्ट है या कंपनी का है तो उसे रेरा रजिस्टर नंबर भी लेना होता है। रेरा रजिस्टर के बारे में आपको बताऊं, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि 2016 एक्ट के अंदर
भारतीय संविधान के अंदर रजिस्टर्ड है। इस एक्ट की भी कॉपी आप उससे ले सकते हो अगर वो प्रोजेक्ट रेरा से रजिस्टर्ड है। चले दोस्तों, हमारे थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप में हम आ जाता है हमारा एग्रीमेंट, कि हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी हमें उसका एग्रीमेंट करना है या उसका बयाना करना है। इसके अंदर हमें 25% जो है कि एक मनी अमाउंट देना होता है टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू का। ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, आप ये कम या ज्यादा भी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। 25% जो हम अमाउंट देते हैं वो प्रॉपर्टी के हिस्से में देते हैं, कि बाकी जो अमाउंट है हम लोन के माध्यम से देंगे या ऑन रजिस्ट्री सेल के टाइम, प्रॉपर्टी के सेल डीड बनने के टाइम देंगे। वो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने एग्रीमेंट के अंदर सारा लिखवा सकते हो। ये जो एग्रीमेंट लिखा जाता है ये सारा लीगली तहसील से लिखवा सकते हो, आप नोटराइज किसी भी डॉक्यूमेंट सेंटर से लिखवा सकते हो। ये सारा जो है एक लीगल स्टाम्प पेपर के ऊपर बनता है। वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर भी हो सकता है, 100 रुपए का भी हो सकता है, या उससे अधिक आप उसको एग्रीमेंट को उस स्टाम्प पेपर पे बनवा सकते हो। जब भी हम एग्रीमेंट और बयाना बनाते हैं दोस्तों, उसके अंदर जितनी भी टर्म कंडीशन सेलर और बाय की है वो जरूर लिखी जानी चाहिए, कि इस प्रॉपर्टी के विषय में हमारी टर्म कंडीशन है, हम पेमेंट इस तरीके से लेंगे, इतना हम रजिस्ट्री के अंदर या सेल अगली सेल जो डीड बनने वाली है उसके अंदर आपको टाइम देने वाले हैं, उस दौरान आपको पूरी पेमेंट करनी है, या फिर ऑन द पोजीशन जब हम रजिस्ट्री करवाएंगे तब हमारी सारी पेमेंट करनी है। जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है जैसे कि, और इसी एग्रीमेंट के टाइम में हमें ये जो टर्म कंडीशन होती है कि प्रॉपर्टी का बिल क्लियर होना चाहिए सेल डीड बनने से पहले, प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई टैक्स है तो वो क्लियर होना चाहिए, लोन अगर करवा रखा है बायर ने सेलर ने तो वो क्लियर होना चाहिए, वाटर बिल अगर पेंडिंग है तो वो क्लियर होना चाहिए। तो जितनी भी तरह की जो टर्म कंडीशन है वो सारी एग्रीमेंट के टाइम हमने सेलर से मनवा लेनी चाहिए, या अगर हम बायर है तो हमने एज ए बायर के रूप में मनवा लेनी चाहिए, सेलर के रूप में मनवा लेनी चाहिए। तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन हमारे एग्रीमेंट के अंदर दोस्तों लिखी जाती है, जो पक्के तौर पर एक गवर्नमेंट का सरकारी प्रूफ माना जाता है। अगर हम एग्रीमेंट करवाने के बाद प्रॉपर्टी पर बन जाती है बात, और कुछ समय के बाद अगर हम मुकर जाते हैं अपने एग्रीमेंट से, दिए हुए एग्रीमेंट से, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट से मुकरने के बाद जो उसकी दी हुई रकम है वो हमारी जब्त होने के चांस रहते हैं। सेलर द्वारा हमारी उस दी हुई अमाउंट को जब्त किया जा सकता है अगर हम सभी सौदे करके, सभी टर्म कंडीशन करके, एग्रीमेंट लिखवाने के बाद कुछ दिनों के बाद मुकर जाते हो, अगर प्रॉपर्टी में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने एग्रीमेंट लिखवा दिया और प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है आपने उसको वेरीफाई करवाने के लिए भेजा, या फिर आपने उसको पर लोन लेना चाहा, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमी थी, या बायर ने हमसे, सेलर ने हमसे झूठ बोला था किसी डॉक्यूमेंट के विषय में, तो उस एवज में जो है, जो सेलर है वो बायर को, खरीदार को सारे के सारे पैसे वापस करने के लिए बाध्य है, उसको देने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हो और बायर भी देना चाहता है, आपका लोन नहीं होता, तब भी जो सेलर है वो आपके पैसे रिफंड करने के लिए बाध्य हो जाता है दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आप खरीदना चाहते हो और सेलर अपनी प्रॉपर्टी को देने से, एग्रीमेंट करवाने के बाद कुछ दिनों के बाद बिना किसी कारणवश मुकर जाता है या अपनी बात को बदल लेता है, देने से मना करता है, तो सेलर जो है आपको आपकी दिए हुए एग्रीमेंट के पूरे पैसे का डबल भुगतान करेगा। जी हाँ, यही कंडीशन टोकन मनी के अमाउंट पे भी लगती है, और यही कंडीशन हमारे एग्रीमेंट जो होता है, जो बयाना होता है, उस पर भी हमारी लगती है दोस्तों। वैसे दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को सेल्फ वेरीफाई करना चाहते हैं तो जो इंतकाल की कॉपी होती है, जिसे हम नकल और जमाबंदी भी कहते हैं, फर्द भी कहते हैं, उसकी आप दोबारा से तहसील में जाकर या अपने म्यूनिसिपल दफ्तर में जाकर उसकी दोबारा से एक नई कॉपी निकलवा सकते हो, और दोनों का मिलान आपस में करके देख सकते हो, जिस तरह की आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में मैच करते हैं, इन पे लिखी हुई बातें सेम मैच करती हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं दिखता, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो बातें कही गई हैं सेलर की तरफ से बिल्कुल जायज है और प्रॉपर्टी बिल्कुल ओके है। दूसरा, अगर आप लोन लेना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी पे, तो जो लोन के डॉक्यूमेंट होंगे जो बैंक को दे रहे हैं, तो लोन की जो डॉक्यूमेंट बैंक को दे रहे हैं, बैंक उन आधार पर आपकी प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिकली सभी तरह से ऑलरेडी वेरीफाई कर लेता है। जब भी वो बैंक आपको इतना बड़ा उस प्रॉपर्टी पे लोन देता है, तो आपको प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी डाउट शंका फिर नहीं रहती,
कि अगर बैंक कह देता कि इस प्रॉपर्टी पे लोन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है थर्ड स्टेप हो गया एग्रीमेंट का, बयाने का स्टेप जो हो गया। फोर्थ जो स्टेप आता है, अब हमें करवाना है रजिस्ट्री, जिसको हम सेल डीड भी बोलते हैं। अगर हमारा लोन अप्रूव हो गया है और सेल डीड का समय आ गया है, जो भी हमें सेलर ने समय दिया था उस समय के दौरान अब हमें इसकी रजिस्ट्री और सेल डीड बनवानी जरूरी होती है दोस्तों। उसमें 1-2 दिन अगर आगे पीछे होते हैं डेट से, तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके लिए आप तहसील दफ्तर में जा सकते हैं और वहां पे अपना एक वकील हायर कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट सेंटर पे जाकर आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट तैयार करवा सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि हमें प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवाना है, सेल डीड करवाना है। तो वो जो डॉक्यूमेंट सेंटर वाले होते हैं, जो वकील होता है, वो अपनी फीस लेता है, जो जेन्युइन फीस होती है, और वो आपके सभी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट तैयार कर देता है और आपको एक अपॉइंटमेंट डेट दे देता है कि इस दिन आपको आकर अपनी रजिस्ट्री करवानी है। तो दोस्तों, जिस भी के नाम से भी आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाना चाहते हो, अपने किसी भी रिलेशन के आधार पर, किसी रिलेटिव के आधार पर, या अपने हस्बैंड वाइफ या इंडिविजुअल कोई भी करवाना चाहते हो, तो बायर का और सेलर का, उन दोनों का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। तहसील दफ्तर के अंदर या म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर के अंदर या रजिस्ट्रार ऑफिस भी हम इसको बोल सकते हैं, वहां पे दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते वक्त। तो वहां पे जब भी आप रजिस्टर करवाते हैं प्रॉपर्टी, तो उससे पहले जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि जो प्रीवियस जो रजिस्ट्री है उसके अंदर जो चीजें लिखी गई है वो सभी नए रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट के अंदर आपके लिखे गए हैं क्या नहीं लिखे गए हैं, उसमें कोई बदलाव तो नहीं है, आपका टाइटल नेम ठीक है कि नहीं है, जिस टाइटल नेम से आप प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना चाहते हो, सेलर का टाइटल नेम ठीक है कि नहीं है, वो चीजें जरूरी होती हैं। और 2 आपको गवाह की जरूरत होती है, जो एक सेलर की तरफ से होता है, एक बायर की तरफ से होता है। अगर आप रियल एस्टेट ब्रोकर के नाम के थ्रू प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, डीलर के थ्रू खरीद रहे हैं, तो वो आपके एज ए गवाह है कि एज ए विटनेस के तौर पे आपकी तरफ से खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, जब ये हम रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस टाइम हमें सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। रजिस्ट्री करवाने से पहले हमें स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है, जो कि गवर्नमेंट की लीगल फीस है, जो गवर्नमेंट को जाता है। वो सारी आपके डॉक्यूमेंट सेंटर वाला, वकील वाला आपको बता देगा। और जो भी आपकी लोन की अमाउंट है, वो लोन की अमाउंट का जो ड्राफ्ट है, जो चेक है, वो देने के लिए बैंक की तरफ से एक ऑथराइज अधिकारी आता है और एक उनकी तरफ से एडवोकेट आता है, जो कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को चेक करता है और साथ में बायर और सेलर को भी देखता है। उसके बाद वो जो लोन का अमाउंट है वो रजिस्ट्री के बाद सेलर को दे जाता है और उसकी आपको कॉपी मिल जाती है। और अगर आप इस लोन करवाते हैं तो आपके रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी लोन वाला आपकी लेके चला जाता है बैंक, और आपको एक कॉपी मिल जाती है। अगर आप लोन नहीं करवाते तो रजिस्ट्री की जो ओरिजिनल कॉपी है, जो सेल डीड की ओरिजिनल कॉपी है, वो आपके पास रहती है। हाँ, सेलर उसकी एक कॉपी, फोटो कॉपी आपसे मांग सकता है, वो आप उसको दे सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है इस बात के अंदर। तो चलो दोस्तों, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और हमारी सेल डीड भी बन गई। जो हमारा फिफ्थ स्टेप आता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। रजिस्ट्री होने के बाद बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो जो खरीदार होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जी नहीं दोस्तों, रजिस्ट्री करवाने के बाद आपका काम कंप्लीट नहीं होता। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, रजिस्ट्री होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन नॉलेज के अंदर आप रजिस्टर्ड होते हैं कि आपने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया है और आपने इसका कब्जा ले लिया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर भी उसको म्यूटेशन करवाना बहुत जरूरी होता है, कि उसको हम म्यूटेशन भी बोलते हैं, दाखिल खारिज भी बोलते हैं, इंतकाल भी बोलते हैं। तो ये इसका एक डॉक्यूमेंटेशन करवाना जरूरी होता है, जो कि रजिस्ट्री के बाद 2 से 3 दिन के बाद अप्लाई कर सकते हो, तहसील दफ्तर के अंदर कर सकते हो। अगर आप इसको नॉलेज नहीं है तो आप डीलर के थ्रू भी इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो कि तहसील दफ्तर के आसपास में होते हैं उनके थ्रू भी कर सकते हो। आपको दोस्तों प्रॉपर्टी की म्यूटेशन करवाना, इंतकाल चढ़वाना, दाखिल खारिज करवाना बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है, जो बही खाता होता है, जिसके अंदर पूरी लैंड रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर पिछली जो पार्टी है उसका नाम कटवाकर अपना नया नाम चढ़वाना बहुत जरूरी होता है, कि वो जो पुराना मालिक था उसने ये प्रॉपर्टी बेच दी और मैंने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया है। उसको जो पुराना मालिक है उसका जब नाम करता है तो उसको खारिज बोलते हैं, और जब हम नया नाम चढ़वाते हैं इसको दाखिल बोलते हैं, या इसको इंतकाल भी बोलते हैं, कि पिछले का नाम खत्म हो गया और हमारा नया नाम चढ़ गया। इंग्लिश में इसको म्यूटेशन करना बोलते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्री करवाने के बाद, सेल डीड करवाने के बाद प्रॉपर्टी की म्यूटेशन, इंतकाल और
आपको इसका दाखिल खारिज करवाना बहुत जरूरी है, जिसकी जो भी फीस होती है, जो माइनर फीस होती है, वो आप अपने तहसील दफ्तर, अपने डॉक्यूमेंट सेंटर या अपने डीलर के माध्यम से पता कर सकते हो, खुद करवा सकते हो या उसको पे कर सकते हो। आपको इसका म्यूटेशन करवाना बहुत कंपलसरी होता है, अदरवाइज अगर आप इसको नहीं करवाते तो भविष्य में आप एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। आप प्रॉपर्टी बेचने के टाइम में आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है। और जब भी आपका म्यूटेशन होगा, अगर आपने इसको लोन पे लिया है, तो आपके म्यूटेशन के अंदर, आपके इंतकाल के अंदर, जमाबंदी के अंदर इस चीज को लिखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने म्यूटेशन भी करवा लिया। जो छठा स्टेप आता है, वो छठा स्टेप आता है हमने पोजेशन लेना है, उस प्रॉपर्टी का कब्जा लेना है मालिक से, जो हमने अपना रजिस्ट्री करवा लिया। हालांकि रजिस्ट्री के बाद ही सेकंड डे के अंदर, फर्स्ट डे के अंदर, सेम डे के अंदर भी आप अपना जो है पोजेशन ले सकते हो और अपना कब्जा ले सकते हो। जब भी आप प्रॉपर्टी का कब्जा लेते हो या अपना पोजेशन लेते हो, तो सबसे पहले आपने उस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से चेक करना है दोस्तों, कि जो जो हमें बात सेलर ने बोली थी, जो जो प्रॉपर्टी के अंदर देने की बात की थी, उसके अंदर क्या लगा हो, क्या नहीं लगा, उसको अच्छी तरह से वेरीफाई और चेक जरूर करना है दोस्तों। हमने सभी चीजें उसके अंदर चेक करनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी नई है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हुई है, आपको उसको भी जरूर चेक करना चाहिए। तो दोस्तों देखने कहने की बात तो ये लोग कहेंगे छोटी सी बात है। दोस्तों मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। मैं और मेरा फ्रेंड एक बार एक नई गाड़ी लेने के लिए गए थे एक बड़े शोरूम के अंदर, और जब हमने गाड़ी को परचेज कर रहे थे, तो वो गाड़ी की पेमेंट कर रहा था, उसके डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था, और मैं सारी चीजें चला कर चेक कर रहा था, छोटी छोटी चीजें। मैंने उसको हॉर्न बजा के गाड़ी का देखा, और मेरे दोस्त ने बोला, लो ये क्या बात है, हॉर्न बजा के चेक करने की क्या जरूरत है, ये कोई खास बात थोड़ी है हॉर्न के बजा के चेक करना गाड़ी का। इंजन चेक करो, फलानी चीज चेक करो, ढिमकानी चीज चेक करो। उसने ये बोला। मैं क्या, बिल्कुल सारी चीज जरूर चेक करनी चाहिए, लेकिन दोस्त एक बात बता, क्या हमने जो लाख रुपए गाड़ी के दिए हैं उसमें हॉर्न के पैसे नहीं दिए? उसने कह रहा दिए। तो अगर हमने पैसे दिए तो हम उसको चेक क्यों ना करें कि ये बज रहा है कि नहीं बज रहा है। जी हाँ, उसी तरह दोस्तों प्रॉपर्टी के अंदर जो छोटी छोटी भी चीजें लगी हैं, जो इलेक्ट्रिक स्विचेज है, उनको भी हमने सबको चेक करके देखना चाहिए। जो हमारी बाथ फिटिंग है, किचन की फिटिंग है, जो टूटियां हैं, जो अलमारियां हैं, सबको हमने चेक करके देखना चाहिए कि वो प्रॉपर वर्किंग के अंदर है कि नहीं है। जो लाइट्स हैं वो भी चेक करके देखना चाहिए। जो गेट है, खिड़कियां, दरवाजे हैं, सबको हमने चेक करके देखना चाहिए कि वो वर्किंग में है कि नहीं है, और वो चेक करवा के हमने लेने चाहिए। जब दोस्तों आप लाखों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो वहां पर आपको सेलर जो है, जो बिल्डर जो है, आपको एक गारंटी भी देता है महीने भर की, 3 महीने भर की, उन सभी सामान की, जो इलेक्ट्रिक सामान है और जो सैनिटरी के सामान है, कि मैं आपको इतनी गारंटी भी देता हूं कि इस समय तक अगर इनमें कोई दिक्कत आती है तो मैं उसका जिम्मेवार हूं, मैं उसको ठीक करवा के दूंगा। ये सर्विस भी आप उससे कह के मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पोजेशन लेते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखिए और तब पोजेशन लीजिए। पोजेशन लेने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी पर अपना ताला लगाकर अपनी चाबी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पोजेशन का पार्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट पार्ट आता है कि अगर दोस्तों आपने किसी डीलर के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदा है, रियल एस्टेट ब्रोकर के थ्रू खरीदा है, या उसको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कह सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपने उसके थ्रू खरीदा है तो आप उसकी जो भी फीस बनती है, जो आपकी उससे बातचीत हुई है प्रॉपर्टी डीलिंग के टाइम में, आप उसकी फीस जरूर उसको पे करें। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल गई, मेरा काम बन गया, भाड़ में जाए जनता। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आज के समय में भारत सरकार ने प्रॉपर्टी डीलर की जो कमीशन है, जो इसकी इनकम है, इसको लीगलाइज कर दिया है, क्योंकि आज के टाइम में सभी तरह के ज्यादातर जो रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, जो डीलर हैं, रेरा के अंदर काम करते हैं। रेरा का मैंने आपको बताया था दोस्तों, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक्ट 2016 के अंदर अगर प्रॉपर्टी डीलर्स के अंदर रजिस्टर्ड है और आपकी उसकी दी गई कमीशन को समय पे नहीं देते या उसको जब्त करने की कोशिश करते हैं, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता है और आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आप इन सभी जो हमारी जानकारियों से सहमत होंगे, और हमने जितना बेस्ट करना चाहा, हमने उतनी बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी। और ये सभी जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं, हम भी इसी तरीके से काम करते हैं, और अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको सभी तरह के लीगल काम करवा के ही हम प्रॉपर्टी को पोजीशन दिलवाते हैं। तो दोस्तों ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पे इसी तरह की नई नई वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरी भी आती रहती हैं, और प्रॉपर्टी के विषय में सभी तरह की वीडियो आती रहती है।
तो आप हमारे चैनल से बने रहिएगा ताकि आपको सभी वीडियो देखने का मौका मिले। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।